शीला का पति उसे अक्सर मारता पीटता रहता था। शीला खुद तो हमेशा दर्द सहती रहती, पर जब उसका पति उसकी 8 साल की छोटी सी बेटी पर भी हाथ उठाने लगा तो शीला ने डिवोर्स लेना ही सही समझा। देखो राज, अब मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं खुद तो ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अब सवाल मेरी बेटी का है और मैं उसका फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। शीला अपने पति राज से डिवोर्स ले लेती है और वो अपनी बेटी प्रिया को लेकर नए शहर में एक नई शुरुआत करने के लिए चली जाती है। शीला पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से उसे जल्द ही एक अच्छी जगह पर नौकरी भी मिल जाती है। लेकिन अब सवाल प्रिया का था। एक दिन शीला की दोस्त टीना उसके घर आती है। वो दोनों बैठकर आपस में बातें कर रही थी। टीना, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। प्रिया के स्कूल में दाखिला करवाने और उसे स्कूल भेजने में अभी 1 हफ्ता लगेगा और कल से मेरा जॉब पर जाना भी बेहद जरूरी है। अब तुम ही बताओ कोई रास्ता मुझे। अरे ये तो समस्या है, क्योंकि तुम प्रिया को अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकती। वही न टीना, बताओ मुझे कि मैं अब क्या करूं। मैं उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती और साथ तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकती। ऐसे हालातों में मेरा जॉब करना भी बेहद जरूरी है। अच्छा, क्या तुमने सेकंड पेरेंट बेबी सिटर ऐप का नाम सुना है शीला? देखो, आज के जमाने में हमारा फोन हमारी हर हेल्प कर सकता है। ये जो ऐप है ना शीला, इस ऐप की मदद से तुम एक जिम्मेदार और भरोसेमंद बेबी सिटर को यहीं घर पर बुला सकती हो। वो प्रिया का ध्यान रख लेगा और फिर सिर्फ 1 ही हफ्ते की तो बात है। ओह, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या सच में इस ऐप पर भरोसा कर सकती हो टीना? ये सेफ तो है ना? हाँ शीला, बिल्कुल। अब मैं चलती हूँ, तुम इसी ऐप की मदद लेना। टीना प्रिया को बाय करती है और शीला के घर से चली जाती है। उसी दिन शाम को शीला उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है और उसकी मदद से चमेली नाम की एक बेबी सिटर को अगले 1 हफ्ते तक के लिए अपॉइंट कर लेती है। अगले दिन सुबह जैसे शीला ऑफिस के लिए रेडी होती है, उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जब शीला दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर महज एक 19-20 साल की लड़की खड़ी थी। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। उसकी नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनमें बिल्कुल जान ही ना हो। वो लड़की शीला से कहती है, हेलो मैम, मेरा नाम चमेली है और मैं ही आपकी बेबी सिटर हूँ। आज से अगले 1 हफ्ते तक आपके ऑफिस जाने से पहले मैं आ जाऊंगी और तब तक आपके बच्चे के साथ रहूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। शीला को वो लड़की अजीब तो लगती है, पर वो जल्दबाजी में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे प्रिया के खाने वगैरह के बारे में बताकर ऑफिस चली जाती है। इधर प्रिया अभी सोकर नहीं उठी थी और वो अपने बेड पर चुपचाप लेटी हुई थी। चमेली जाकर उसके सामने बैठ जाती है और उसे अजीब तरह से घूरने लगती है। तभी प्रिया की आंख खुल जाती है तो वो सामने चमेली को बैठा हुआ देखती है। आप कौन हो? चमेली उसकी तरफ देखती है और अचानक से उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। जब प्रिया चमेली की आंखों में देखती है तो उसकी भी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं, मानो चमेली ने प्रिया को वश में कर लिया हो। प्रिया, मैं तुम्हारी बेबी सिटर हूँ और अब से मैं ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। शाम को जब शीला घर आती है तो चमेली वापस चली जाती है, पर शीला देखती है कि प्रिया अजीब सा बर्ताव कर रही थी। जब डिनर के बाद शीला प्रिया के रूम के बाहर जाती है तो उसे अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। प्रिया किसी से बात कर रही थी। हाँ, मुझे पापा की बहुत याद आती है। क्या तुम सच में उन्हें वापस ले आओगी? पर मम्मी पापा को पसंद नहीं करती और पापा भी। नहीं, मम्मी बुरी नहीं है। शीला ये सब सुनकर दंग रह जाती है और वो कमरे के अंदर आ जाती है। शीला के अंदर आते ही प्रिया सहम जाती है। अरे मम्मी, आप यहाँ? वो मैं खेल रही थी अपने टॉय से। पर प्रिया, तुम किसी से बात कर रही थी ना? कौन था यहाँ? प्रिया अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखती है। अंधेरे की वजह से खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। मम्मी, वो वहाँ पर मेरी फ्रेंड आई थी, वही फ्रेंड जो दिन में आई थी, मैं उसी से बात कर रही थी। शीला खिड़की की तरफ देखती है। बेटा, पर हमारा तुम्हारा रूम 2nd फ्लोर पर है, भला कोई उस खिड़की से कैसे आ सकता है? जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा, चलो अब सो जाओ। शीला खिड़की बंद कर देती है और प्रिया को सुला देती है। शीला खुद भी प्रिया के बगल में सो जाती है। इसी तरह 5 दिन बीत जाते हैं। चमेली के जाने के बाद प्रिया अजीब हरकतें करने लगती थी। वो शीला से बात नहीं करती थी और अक्सर वो अपने ही कमरे में बंद रहती थी। शीला अक्सर उसे खुद से बात करते हुए और हंसते हुए भी सुनती थी। एक दिन आधी रात में शीला को एक तेज आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर अपने किचन में जाती है तो देखती है कि प्रिया हवा में उड़ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी। प्रिया किचन के एक कोने में देख रही थी। शीला जब उस तरफ देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि किचन के कोने में चमेली खड़ी थी। चमेली, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रही है? और तू अंदर कैसे आई? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? अब वो तेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। चमेली प्रिया की तरफ इशारा करती है और अपनी उंगलियां घुमाती है, जिससे प्रिया का सर उल्टा घूम जाता है
और फिर अचानक से वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। अरे मेरी बेटी प्रिया, उठ जाओ बेटा, देखो तुम्हारी मम्मी यहाँ है। प्रिया आंखें खोलती है और शीला को जोर से धक्का दे देती है, जिससे शीला दूर जाकर गिरती है। प्रिया अपने हाथ में चाकू ले लेती है और चमेली के पास जाकर खड़ी हो जाती है। देख ले शीला, अब ये सिर्फ मेरी बात सुनेगी, क्योंकि अब ये मेरी बेटी है। तुझे इसकी परवाह कभी थी ही नहीं, क्योंकि तूने इसे किसी और के पास छोड़ दिया। पर अब प्रिया अपनी असली माँ के पास आ गई है और मेरे एक इशारे पर ये तुझे भी खत्म कर देगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल हूँ। मेरी माँ भी मुझे इसी तरह से घर पर अकेला छोड़कर चली जाती थी और एक दिन उनकी लापरवाही से मेरी मौत हो गई। तब से मैं बेबी सिटर चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। जो भी माँ अपने बच्चे को अकेला छोड़ती है, मैं उसके बच्चे को अपने वश में कर लेती हूँ और उसकी माँ को अच्छा सबक सिखाती हूँ। और अब तू भी मरेगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। चमेली प्रिया को इशारा करती है और प्रिया चाकू लेकर शीला की तरफ भागने लगती है। प्रिया बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, होश में आओ। सिर्फ मेरा प्यार ही तुम्हें वापस पहले जैसा कर सकता है। अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो तुम जरूर होश में आओगी। प्रिया आंखें खोलो, फिर सब अच्छा हो जाएगा। प्रिया रुक जाती है, पर चमेली उसे कहती है, प्रिया इसकी बात मत सुन। अगर तू इसे मार देगी तभी तो मैं तुझे तेरे पापा से मिलवा पाऊंगी। भूल गई कि इस औरत ने तुझे तेरे पापा से दूर किया था। नहीं प्रिया, ये सब सच नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। होश में आओ बेटा। प्रिया होश में आ जाती है और उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। वो दौड़ के जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मैंने आपको चोट पहुंचाई। जैसे ही प्रिया पर से चमेली का जादू टूटता है, चमेली भी कमजोर हो जाती है। शीला प्रिया को गले लगा लेती है और फिर चमेली के कमजोर होने का फायदा उठाकर अपने मंदिर में रखा त्रिशूल उठाकर उसके सीने में घोंप देती है। ये ले डायन, मर। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चली जा हमारी जिंदगी से दूर, बहुत दूर। बचाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यही चिल्लाते हुए चमेली हवा में गायब हो जाती है। शीला प्रिया को गले लगा लेती है और उस घर से नए घर में शिफ्ट हो जाती है। इस हादसे से प्रिया और शीला के बीच का प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। एक गांव में एक कोर्ट था। वो वहां अकेला कोर्ट था जहां लोग अपनी परेशानियां लेकर जाया करते थे, लेकिन वकील कम होने के कारण वहां कुछ लोग वकालत की भी पढ़ाई करते थे। ऐसे ही वहां 2 बच्चे थे जिनका नाम संध्या और रवि था। रवि, तुम्हें पता है प्रियंका मैडम फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं? कितना बढ़िया है, वरना बाकी लोग तो बहुत पैसे ले रहे हैं। क्यों ना हम भी प्रियंका मैडम के पास ही चलें। वैसे भी यहाँ के लोगों को वकीलों की बहुत जरूरत है। हाँ चलो, हम दोनों साथ में चलते हैं। संध्या और रवि प्रियंका के पास वकालत पढ़ने चले जाते हैं। तो तुम दोनों भी वकालत पढ़ने आए हो? जी मैडम, हमने सुना है कि आप फ्री में वकालत पढ़ा रही हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, तो क्या आप हम दोनों को भी पढ़ा देंगी? प्रियंका हल्का मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करने ही तो यहाँ आई हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छे से सारी वकालत पढ़ा दूंगी। तुम लोग आज ही से आ जाओ, अब आएगा मजा। मैं पढ़ाऊंगी अब सबको वकालत। रवि और संध्या प्रियंका के पास रोज पढ़ने जाने लगते हैं। उनको देख बहुत सारे बच्चे प्रियंका से वकालत सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलो, आज से हम एक नए सिद्धांत के बारे में जानेंगे, लेकिन ये सिद्धांत मैं सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकती, इसीलिए मैं एक क्लास खत्म हो जाने के बाद केवल 2 बच्चों को रुकने को बोलूंगी। जो भी यहाँ रुकेगा वो नए सिद्धांत को पढ़ेगा और अपनी कॉपी में लिख के रख लेगा। तो फिर क्या वो हमें अपना लिखा हुआ देगा या हमें अलग से क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं, सबको अपने अपनी कॉपी में खुद लिखना होगा। और आज प्रीति और शेखर नया सिद्धांत पढ़ने आएंगे। बच्चों के जाते ही प्रियंका अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। कितने भोले बच्चे हैं जो मेरी बात इतनी आसानी से मान जाते हैं। अब देखना है कि ये 2-2 की जोड़ी बनाकर कैसे आते हैं और कैसे मैं इन सबको एक के बाद एक खाती चली जाती हूँ। मैं इन सबको मार डालूंगी। बच्चे प्रियंका की बात मान जाते हैं और 2-2 की जोड़ी बनाकर रोज पढ़ने आने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रियंका उनसे बोलती है, सुनो तुम लोग, मैं कुछ दिनों के लिए अपने केस की वजह से बाहर जा रही हूँ, लेकिन तुम लोग जैसे मैंने तुम्हारी जोड़ी बनाई है वैसे ही रोज उसी समय पर आते रहना, और जो मैंने लिखवाया है वो सामने वाले नोटिस बोर्ड पर दोबारा से लिखकर चिपकाते रहना।
ऐसा तुम्हें तब तक करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। बच्चे प्रियंका के ना होते हुए भी उसके घर जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और वो एक के बाद एक गायब होते रहते हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मैं इसी शहर में रहकर इन बच्चों का शिकार कर रही हूँ। कितना सुकून मिलता है, रोज 2 शिकार खुद मेरे घर पर चलकर आते हैं। ऐसे ही प्रियंका रोज 2-2 करके बच्चों को खाती रहती है और उधर उनके घर वाले परेशान होते रहते हैं। रवि और संध्या बाजार अपने लिए कुछ नई किताबें लेने गए होते हैं। तभी उन्हें उन्हीं की क्लास के एक बच्ची की माँ दिखती है। बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना? हाँ, चल तो रही है आंटी, लेकिन सिर्फ 2-2 बच्चों की। आज हमें नहीं जाना। 2-2 बच्चों की? लेकिन मेरा बेटा तो 10 दिन पहले ही गया था क्लास लेने और अभी तक नहीं आया। क्या तुम लोग मुझे अपनी उस टीचर का नंबर दे सकते हो? हाँ, नंबर तो आप ले लो आंटी, लेकिन मैडम अभी इस शहर में नहीं है। क्या पता आपका बेटा कहीं और चला गया हो। एक बार आप बाकी लोगों से भी पता कर लो। नहीं बेटा, वो आखिरी समय क्लास लेने ही निकला था और अभी तक आया नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत आंटी, मैं जाकर मैडम के घर पर देखता हूँ। शायद वो वहीं रुककर पढ़ाई कर रहा होगा। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। रवि और संध्या उस बच्चे की माँ से ये बातें करके सीधा प्रियंका के घर की तरफ चल देते हैं। अरे, वो आंटी तो कह रही थी कि वो बच्चा यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई क्लास लेने आए और यहीं से गायब हो जाए? क्या पता आंटी को पता ना हो और वो कहीं और चला गया हो। दोनों वहां से चले जाते हैं और इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन तभी रंजन की मम्मी हड़बड़ाती हुई उन्हें पुलिस स्टेशन जाती हुई दिखाई देती है। अरे आंटी रुको, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है? पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हैं आप? बेटा, रंजन 7 दिन से घर नहीं आया। हर जगह पता कर लिया, लेकिन वो कहीं नहीं गया। आखिरी समय मैंने सिर्फ उसे क्लास जाते देखा था। अभी जाकर क्लास में भी देखा तो वो वहां पर भी नहीं दिखा। वहां पर उसकी टीचर भी नहीं दिखी कि मैं उनसे कुछ पूछती। हाँ, वो हमारी मैडम अभी इस शहर में नहीं है, लेकिन जब से वो इस शहर से गई है तब से हमें ये दूसरी बार पता चल रहा है कि बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। क्या ये किसी और के साथ भी हुआ है? मतलब कोई हमारे बच्चों को पकड़ तो नहीं रहा? मुझे जाने दो, पुलिस स्टेशन में जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है आंटी, आप जाकर पुलिस को बताइए और हम जरा मैडम से बात कर लेते हैं। रवि प्रियंका को फोन लगाता है। पूरी घंटी बजने के बाद भी प्रियंका फोन नहीं उठाती। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है रवि, कहीं प्रियंका मैडम ही तो कुछ नहीं कर रही ना? तुम पागल हो? प्रियंका मैडम कितनी अच्छी हैं। वो हमें फ्री में पढ़ा रही हैं। वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? कुछ भी मत सोचो। मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे जो लगा वो मैं बता रही हूँ। संध्या, मुझे लगता है कि हमें प्रियंका मैडम के घर जाकर रुककर वहाँ देखना होगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं। तुम भी क्या लोगों की बातों में आ रहे हो? तुम्हें तो पता है ना मैडम कितनी अच्छी है। दोनों अभी यही सब सोच रहे होते हैं और वहाँ प्रियंका एक और लड़के को मारकर खा रही होती है। मजा आ गया। बस ऐसे ही मुझे रोज 2 लोग मिलते रहे तो शिकार करने का मतलब ही नहीं बनेगा। मैं ऐसे ही खा खा कर जिंदा रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब सोचेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। संध्या, मैं तुमसे एक बार और कहता हूँ, वरना मैं अकेला चला जाऊंगा। लोग गायब हो रहे हैं, इसका कुछ तो मतलब होगा। कोई तो कारण होगा ना? ठीक है बाबा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला ना तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। संध्या और रवि प्रियंका के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रियंका अपने असली रूप यानी चुड़ैल वाले रूप में किसी एक इंसान को मार रही है। अब वो दोनों बहुत डर जाते हैं। चल रवि, हमें यहाँ से जाना होगा, वरना वो हमें भी मार डालेगी। हम यहाँ से चलते हैं और फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। पागल हो गई है? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये लोगों को मारती है और ना जाने कितनों को मार चुकी है। अगर हम आज यहाँ से भागकर चले गए तो ये फिर लोगों को मारेगी। रवि प्रियंका चुड़ैल के घर के पीछे जाता है और उसकी खिड़की से प्रियंका चुड़ैल को देखता है। उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो प्रियंका है। वो उसको फिर से एक बार रूप बदलते हुए देखना चाहता है। तभी प्रियंका चुड़ैल से फिर प्रियंका बन जाती है और वहाँ से निकल जाती है। मुझे समझ आ गया है, हमें क्या करना है। चलो यहाँ से। क्या समझ आ गया है? क्या करना चाहते हो मुझे भी बताओ। संध्या, चलो मैं बताता हूँ तुमको। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। संध्या और रवि जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम करना क्या चाहते हो?
बस तुम इतना समझ लो, मैं जो भी करूंगा वो हम सब के लिए सही होगा। रवि उन बच्चों के पास जाता है जो आज प्रियंका के घर जाकर पढ़ने वाले होते हैं और उन्हें किसी तरह मना लेता है कि वो आज पढ़ने ना जाए। और फिर वो संध्या के पास जाता है और संध्या से बोलता है, सुनो संध्या, आज हम दोनों को पढ़ने जाना होगा। आज हम उन बच्चों को नहीं भेजेंगे। रवि तुम पागल हो गए हो, हम अपनी जान खतरे में क्यों डालें जब हमें पता चल चुका है कि वो चुड़ैल है। संध्या उसकी बात मान जाती है और रवि के साथ चली जाती है। चुड़ैल जब उनको देखती है तो सोचती है, अरे आज ये दोनों यहाँ कैसे? मुझे अच्छे से याद है इनकी बारी तो अभी नहीं आई थी। खैर मुझे क्या, मेरा भोजन तो आ गया, मैं अब इन दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल प्रियंका का रूप लेकर उन दोनों के पास जाती है। अरे बच्चों, तुम दोनों आज यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ कैसे? मैं तो आज ही लौटी हूँ। क्यों, क्या हुआ? जैसे ही प्रियंका रवि के पास बढ़ती है, रवि उसकी आंखों में मिर्च डाल देता है। मिर्च डालते ही प्रियंका गुस्से में चुड़ैल बन जाती है। ये क्या होशियारी दिखा रहे हो मुझे? तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। रुको, तुम दोनों को अपनी जान से आज हाथ धोना पड़ेगा। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, रवि अपने बैग से तेजाब की बोतल निकालकर उस पर फेंक देता है। अरे नहीं, मेरा चेहरा जल रहा है। अरे कोई बचाओ मुझे। ये तुझे तब सोचना चाहिए था जब तू दूसरे लोगों को मार रही थी। उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, ये तूने कभी सोचा ही नहीं। हम तो तुझे नेक इंसान मानते थे, कितनी इज्जत करते थे तेरी हम सब बच्चे, पर हमें क्या पता था कि तू ही आस्तीन का सांप है। यही वकालत पड़ी है तूने। आज तेरा फैसला मैं करूंगा। तू वकील है ना, तो आज मैं तेरा जज हूँ। संध्या, भागो यहाँ से, मैं इसको जला कर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। संध्या वहीं खड़ी हो जाती है। रवि उस पर माचिस जलाकर फेंक देता है, जिससे चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।